हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आप सब मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आपकी एनुअल एग्ज़ाम को बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है दोस्तों। ऐसे टाइम पर आपको एक एक मिनट का बहुत ही वाइजली यूटिलाइज करना है। मैक्सिमम टाइम आपको आपके पढ़ाई के पीछे इंकलकेट करना है, और ख़ास करके आपको ये एनालिसिस कर लेना है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या करना बाकी है, क्या कंप्लीट हो गया है, और जो बाकी है उसको पहली प्रायोरिटी देकर जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। और ऐसे टाइम पर दोस्तों पेपर सॉल्विंग करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आज के सेशन में हम अकाउंट सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका पेपर सॉल्विंग करने वाले हैं। राइट। तो आप भी सभी अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ रेडी हो जाइए। जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें आपको भी अच्छे हैंड राइटिंग से आपके क्लास वर्क में सॉल्व कर लेने हैं और समझ में लेना है। राइट। तो चलिए बिना कुछ देरी के जल्दी से हम शुरू कर देते हैं आज का सेशन। ओके, तो दोस्तों देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारे पास अकाउंट्स का एक क्वेश्चन पेपर है और उसमें ये है सेक्शन डी। अब ये जो सेक्शन डी है दोस्तों, उसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन दे दूं। ये सेक्शन में आपको टोटल 37 से लेकर 41 तक, यानी कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन से वो देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 3। कोई भी 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और एक क्वेश्चन का वेटेज है ना, वो 4 मार्क्स का है। तो ये सेक्शन का टोटल वेटेज होगा 12 मार्क्स का। ठीक है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये 5 क्वेश्चंस आपको कौन कौन से चैप्टर में से देखने को मिलेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 37 एंड 38, ये दोनों है आपका पार्ट 1, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फिर ये जो 39 वाला क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में से आएगा, विच इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 4। फिर आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हो वो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 5 में से है, विच इज अकाउंटिंग रेशियो। एंड ये जो 41 नंबर का क्वेश्चन है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि अगेन पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6। तो वैसे देखा जाए तो पहले 2 क्वेश्चन पार्ट 1 में से है, और बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में से है, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 3 क्वेश्चंस। राइट। चलिए, अब इतना समझने के बाद ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमें यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में से दिया है, तो हम इसको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बाबूलाल एंड कांतिलाल फॉर्म, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पर हमें जो गुडविल को कैलकुलेट करने की अलग अलग मेथड है, उसमें हमें वेटेड एवरेज जो प्रॉफिट मेथड है उसका यहाँ पर हमें यूज है वो करना है। ठीक है, सबसे पहले ये हमने क्लियर कर लिया। अब दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज कब होता है। तो देखिए, जब भी आपको जो बिजनेस में पिछले कुछ सालों का आपको जो प्रॉफिट दिया हो क्वेश्चन में, अगर वो प्रॉफिट या तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा हो या तो वो प्रॉफिट कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा हो, तब आपको ये मेथड का यूज है वो करना होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 12-13 का जो प्रॉफिट है वो 40,000 था। 13-14 में वो बढ़कर हो गया 60,000। 14-15 में वो 75,000 हो गया। 15-16 में वो 19,000 हो गया। और सबसे लेटेस्ट ईयर जो 16-17 है, उसमें वो बढ़ के हो गया है 1,20,000। यानी कि आप सिंपली देख सकते हो कि जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। फाइन। तो अगर हम ये देख के भी डिसाइड कर सकते हैं कि शायद हमें ये क्वेश्चन में मेथड का नाम ना दिया हो, तो भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करेंगे। हाँ, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज या कंटिन्यूअसली डिक्रीज ना हो रहा होता, तो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, यानी कि मेथड नंबर 1 का यूज करते हैं। ठीक है। बट इसमें प्रॉफिट है वो आप देख रहे हो कि ट्रेंडिंग है। राइट। इसको क्या बोला जाता है, जब कंटिन्यूअसली इंक्रीज या कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा होता है तो उसको बोला जाता है कि प्रॉफिट इज ट्रेंडिंग। तो हम ये मेथड का यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मेथड का यूज करने के लिए और गुडविल फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से स्टेप हमें यूज करने पड़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन डी। और उसमें हम सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर
37। तो अगर हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर हमें गुडविल फाइंड आउट करनी हो तो सबसे पहले हमारे पास हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना होगा। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने की जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा टोटल वेटेड प्रॉफिट, और देन दिस वेटेड, जो टोटल वेटेड प्रॉफिट है, दिस विल बी डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल वेट। तो ये दोनों चीज़ों का कैलकुलेशन हमें सबसे पहले करना होगा और फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए अब हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं फॉर द कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हम सेंटर में टाइटल देंगे स्टेटमेंट शोइंग टोटल वेटेड प्रॉफिट। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, ये जो स्टेटमेंट है उसमें सबसे पहला जो कॉलम बनाएंगे उसमें हम लिख देंगे ईयर। दूसरा जो कॉलम होगा उसमें हमें क्वेश्चन में से ही इंफॉर्मेशन लेनी है। ईयर और प्रॉफिट दोनों आपको जो क्वेश्चन में दिए हैं वही हमें सिंपली यहाँ पर लिखना है। देन जो हम थर्ड कॉलम बनाएंगे उसमें हमें लिखना है वेट, यानी कि हम वेट असाइन करेंगे। और फिर प्रॉफिट और वेट दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा उसको बोलते हैं वेटेड प्रॉफिट, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो हमें ईयर और जो प्रॉफिट दिए है वो मेंशन कर लेते हैं। तो ईयर है वो 2012-13 से स्टार्ट हो रहे हैं, 12-13 से लेकर 16-17 तक दिए हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2012-13, 2013-14, 14-15, 15-16 और लास्ट में आएगा 2016 एंड 17। तो जो 12-13 है उसमें हमें प्रॉफिट दिया है 40,000, देन 60,000, देन 75,000, देन 90,000 एंड इसके बाद हमारे पास है 1,20,000। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन से ही हमने इंफॉर्मेशन ले ली। अब हमें यहाँ पर अलॉट करना है वेट। बट खास करके जब वेट अलॉट करना होता है ना तो बहुत सारे स्टूडेंट है ना वो मिस्टेक करते हैं। दोस्तों जब भी आप वेट अलॉट करो तो आपको प्रॉफिट नहीं ध्यान में लेना है, आपको वेट अलॉट करना है बाय टेकिंग द कंसिडरेशन ईयर, यानी कि ईयर को कंसिडर करके आपको वेट है वो देना होता है। अब कैसे? तो जब जो जो ईयर आपको दी है उसमें जो सबसे लेटेस्ट ईयर है उसको आपको सबसे हाईएस्ट वेट देना होता है, और जो सबसे ओल्डेस्ट ईयर है यानी कि जो सबसे पुराना साल है उसको आपको सबसे कम वेट देना होता है। तो देखिए यहाँ पर मुझे जो सबसे लेटेस्ट ईयर दिया है वो है 16-17, यानी कि इसको सबसे ज़्यादा वेट मिलना चाहिए। और जो सबसे ओल्डेस्ट ईयर है वो है 12-13, तो इसको हम सबसे कम वेट अलॉट करेंगे। ठीक है, तो इसको मुझे सबसे कम वेट देना है। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे 1, 2, दिस वुड बी ए 3, 4 एंड 5। तो देखिए जो 16-17 जो सबसे लेटेस्ट ईयर था उसको हमने सबसे हाईएस्ट वेट है वो दे दिया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम प्रॉफिट और वेट दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेटेड प्रॉफिट। तो 40,000 इंटू 1 वुड बी 40,000, देन 1,20,000, देन 75,000 into 3, this would be 2,25,000, then 3,60,000 एंड सबसे लास्ट में आएगा 6 लाख, राइट। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें ये मिल गया है वेटेड प्रॉफिट। अब हमें फॉर्मूला जो है उसके मुताबिक हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें टोटल वेटेड प्रॉफिट चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? तो ये हमें जो वेटेड प्रॉफिट यहाँ पर मिला है, राइट, ये वाला, इसका हम कर देंगे टोटल, तो हमें मिल जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट। और ये जो हमें वेट मिला है उसका भी टोटल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल वेट। फाइन, चलिए दोनों का टोटल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम वेट का टोटल करेंगे। 5 + 9 4, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 + 1 15। तो दोस्तों वेट का टोटल आएगा 15। अब हम सिंपली यहाँ पर जो वेटेड प्रॉफिट है उसका टोटल कर देते हैं। तो पहले तो 3 zeros रहेंगे, देन 5, देन 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 4 14 और कैरीड 1।
So 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 3 7, 7 plus 6 would be 13. तो टोटल हमें जो वेटेड प्रॉफिट है वो मिला है 13,45,000। तो अब हम फॉर्मूला जो है उसमें अब वैल्यू इनपुट कर देंगे। सो टोटल वेटेड प्रॉफिट जो हमें मिला है सबसे पहले विच इज़ अ 13,45,000, और उसको हम डिवाइडेड बाय कर देंगे टोटल वेट जो हमें मिला है 15। सो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 13,45,000 डिवाइडेड बाय 15, तो हमें यहाँ पर जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो मिल रहा है 89,666.67। दोस्तों आपके कैलकुलेटर में पॉइंट के बाद सारे 666 आ रहे होंगे, बट यू मेक श्योर दैट कि अकाउंट में आप पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट लेंगे, और जो सेकंड डिजिट है वो अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो उसको हमें नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर देना है। तो कैलकुलेटर में पॉइंट के बाद आपको जो सेकंड डिजिट मिला है वो है 6, यानी कि वो 5 से ज़्यादा है, तो हम 6 को नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा 7। तो देखिए दोस्तों, हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप हमारा था कि जिसमें हमें फाइंड करना था वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वो हमें मिल गया है 89,666.67। चलिए अब हम अप्लाई करते हैं स्टेप नंबर 2। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अब हम अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर 2, जिसमें हम डायरेक्टली गुडविल ही फाइंड करेंगे, और इसके लिए हमें सबसे पहले लेना होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में देकर ही रखे थे। तो दोस्तों सबसे पहले हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं 89,666.67, और इनटू, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमें 3 ईयर्स दिए है। ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं? 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। फाइन। तो अब हमें फाइनल हमारा आंसर मिल जाएगा जो होगा 2,69,000, 2,69,000 रुपीज़। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो 37 था, कि जिसमें हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना था बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो हमने फाइनली कंप्लीट किया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं विच इज़ अ क्वेश्चन नंबर 38। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ नैऋत्व एंड ऋत्विक्स फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में आपको यही डिसाइड करना है कि आपको कौन सी मेथड का यूज करना है। तो यहाँ पर हमें यूज करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। और इसके लिए हमें क्वेश्चन के अंदर पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जैसे आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें बिजनेस की एसेट्स, बिजनेस की लायबिलिटीज और नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है, वो देकर रखा है, राइट। तो चलिए यही सारी इंफॉर्मेशन के साथ हम फाइंड आउट करते हैं गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आंसर नंबर 38। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट है वो बनाना होगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट showing valuation of goodwill by capitalization of weighted average profit method। अब इसके लिए हम कुछ कॉलम्स है वो बना देंगे। दोस्तों मेनली हमें 3 कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, बट हम बेटर प्रेजेंटेशन के लिए ये फॉर्मेट है वो बनाते हैं। सबसे पहले कॉलम में हमें स्टेप नंबर है वो लिखने होंगे।
तो ये हो गया स्टेप के लिए कॉलम। दूसरा कॉलम जो सबसे बड़ा होगा वो पर्टिकुलर के लिए होगा। और दोस्तों सबसे लास्ट में हम एक कॉलम रखेंगे फॉर राइटिंग द अमाउंट, राइट। तो चलिए अभी हमने इतना ड्रॉ कर लिया है, फिर ज़रूरत पड़े तो हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। तो सबसे पहला कॉलम हम रखेंगे स्टेप्स लिखने के लिए, ये हो गया फॉर पर्टिकुलर्स। और थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे अमाउंट, जो भी हमें स्टेप बाय स्टेप मिलेगी वो। तो सबसे पहला स्टेप हम लिखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे जो पहला स्टेप है उसमें हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये कैसे मिलता है दोस्तों? अच्छा चलो, मुझे एक चीज़ आप लोगों से ये जाननी है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम क्या है, राइट। अगर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं आपका सेक्शन डी होता है ना, उसमें पूछा गया है और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला है टोटल एसेट्स, और उसमें से हम माइनस करेंगे टोटल लायबिलिटीज़ को, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में देकर ही रखा है दोस्तों। हमें ये कुछ नया नहीं फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल एसेट्स दी थी 6 लाख रुपीज़, और जो लायबिलिटीज़ थी वो थी 1,70,000 रुपीज़। तो आइए हम दोनों यहाँ लिख देते हैं, एसेट्स वॉज 6 लाख रुपीज़ और लायबिलिटीज़ थी 1,70,000 रुपीज़। और ये दोनों को माइनस कर दे हम, 6 लाख माइनस 1,70,000, तो हमें आंसर मिलेगा 4,30,000। तो ये हम यहाँ पर सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा स्टेप नंबर 1 था जिसमें हमें फाइंड आउट करना था कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने फाइंड किया। यहाँ पर इनर कॉलम में भी आप लिख सकते हो 4,30,000। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर स्टेप नंबर 2। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में हमें चाहिए होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में देकर ही रखा है। ये हमें कुछ फाइंड नहीं करना है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है 10%, तो सिर्फ हम मेंशन कर देंगे। स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हमें स्टेप नंबर 3 में, जैसे हमें क्वेश्चन में बोला था कि हमें जो कैपिटलाइजेशन है वो किसका करना है, तो हमें कैपिटलाइजेशन करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो फाइंड करना होगा। तो जो हमने यहाँ पर अभी अभी रिसेंटली 37 में जैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया, बिल्कुल वही प्रोसेस से हम यहाँ पर भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो फाइंड करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ कि हम फाइंड करने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें हमें सबसे पहला कॉलम जैसे हमने ऊपर बनाया था वैसे फर्स्ट कॉलम ईयर, सेकंड कॉलम होगा वेट, थर्ड कॉलम में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। ओके, सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे प्रॉफिट, थर्ड कॉलम होगा उसमें हम लिखेंगे वेट, और जो फोर्थ कॉलम होगा उसमें हमें मिलेगा वेटेड प्रॉफिट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले हम ईयर देख लेते हैं। ईयर हमें दिए हैं क्वेश्चन के अंदर फ्रॉम 12-13 से लेकर 16-17 तक। 12-13, 13-14, 14-15, 15-16 एंड 16-17। अब हम हर एक ईयर का प्रॉफिट है वो ले लेते हैं, 45, 50, 65, 75 एंड 90। 45,000, 50,000, देन 65,000, ये 90,000 था। लेट्स सी 15-16 का जो प्रॉफिट है दैट वाज आई थिंक 75 और 70, 75। 65 के बाद सीधा है 75। देखो दोस्तों आपको याद है ना, मैंने आपको इसके पहले के क्वेश्चन में बताया था कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ कब होता है, जब प्रॉफिट कंटिन्यूअसली डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा हो, कंजिक्यूटिव या तो इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि प्रॉफिट है वो सीक्वेंस में कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चलिए अब हम वेट अलॉट कर देंगे।
वेट पर मैंने आपको क्या बताया था, आपको कंसीडर करने हैं ईयर्स, राइट। जो सबसे ओल्डेस्ट ईयर है उसको सबसे लीस्ट वेट देंगे, और जो सबसे लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे ज़्यादा वेट मिलना चाहिए। तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5। सो सबसे पहले 45,000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ये दोनों का, देन ये आएगा 1 लाख। 65 × 3 कैलकुलेट करते हैं। सो 65 × 3 वुड बी 1,95,000। देन 75 × 4, this would be 3 lakh, and 90,000 into 5 would be 4,50,000। अब दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला है उसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए हमें टोटल वेटेड प्रॉफिट। तो आइए अब हम जो वेटेड प्रॉफिट है उसका टोटल कर देते हैं। तो ये हमें मिला है 10,90,000। और पहले भी हमने देखा था कि जब 1 2 3 4 5 वेट दिया हो तो ये होता है, इसका टोटल होता है 15। दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये जो आपको मिला वो है आपका टोटल वेट, और यहाँ पर जो आपको मिला है ये है आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट, राइट। चलिए अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट एक्चुअली जो हमें फाइंड करना था इसकी हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लेंगे टोटल वेटेड प्रॉफिट, और दिस विल बी डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट हमें मिला है दोस्तों 10,90,000, और अगर हम उसको 15 से यानी कि टोटल वेट से डिवाइड करें तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल रहा है 72,666.67। फाइन, इसको ले लेंगे हम आउटर कॉलम में क्योंकि ये हमारा स्टेप नंबर 3 था। 72,000 666.67। चलिए अब हम अपने फॉर्मेट को अभी और एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि और आगे हमें और भी 2 स्टेप करने हैं। ओके, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर देंगे, डन। तो दोस्तों इसी के साथ हमने स्टेप नंबर जो 2 था जिसमें हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना था वो हमने कंप्लीट किया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो फाइंड करने के बाद हमें करना है ये प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया था कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें यूज करनी है। तो अब ये जो हमें प्रॉफिट मिला है ना दोस्तों उसको हम करेंगे कैपिटलाइज्ड, तो उसको बोला जाता है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, राइट। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट फाइंड आउट करने की हमारे पास फॉर्मूला है। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये जो हमें यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिला था वो लेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट यूज़ किया हो तो इंस्टेड ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें ले लेना होता है सिंपल एवरेज। चलो इसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, राइट। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पर आप जो है वो डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, क्योंकि आप प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड कर रहे हो। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट था 72,666.67, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था 10%। तो हमें जो आंसर मिला था उसको हम कर देंगे डिवाइडेड बाय 10%। तो हमें इसका आंसर मिलेगा 7,26,666.67, राइट। और ये जो आंसर मिला है उसको हम ले लेंगे आउटर कॉलम में क्योंकि ये हमारा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है। यहाँ पर चाहो तो दोस्तों आप अपने जो आंसर मिला है उसको कंप्लीट राउंड फिगर में भी लिख सकते हो, यानी कि 6 7 करके आप कंप्लीट कर सकते हो, या तो फाइनल आंसर तक आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट रख सकते हो। दोनों जो मेथड है वो सही होती है। चलिए अब हम अपने फाइनल स्टेप पर आ जाएंगे जिसमें हमें फाइंड आउट करनी है गुडविल। स्टेप नंबर 5, जिसमें दोस्तों हमें डायरेक्टली गुडविल मिल जाएगी।
तो कैसे फाइंड आउट करेंगे गुडविल? तो हमें एक सिंपल सी फॉर्मूला रखनी है। गुडविल इज इक्वल टू, राइट, यहाँ पर हम हमें जो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मिला है सबसे पहले वो लिखेंगे, और उसमें से हम माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड को, राइट। तो हमें जो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मिला था वो है 7,26,666.67, और उसमें से अगर हम माइनस करें कैपिटल एम्प्लॉयड तो वो हमें मिली थी फर्स्ट स्टेप में 4,30,000 रुपीज़। तो ये हम ले लेंगे यहाँ पर माइनस 4,30,000। तो 4,30,000 अगर हम कैलकुलेटर में माइनस करें तो हमें आंसर मिल रहा है 2,96,000, 2,96,666.67। और अगर दोस्तों हम इसको फाइनली राउंड फिगर कर दे, यानी कि पॉइंट निकाल दे, तो हमें मिलेगा 2,96,667 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा गुडविल। और जैसे ही आप सम कंप्लीट कर दो तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी होगी, ताकि हमारा स्टेटमेंट है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों हमें आंसर मिला 2,96,667 रुपीज़, राइट। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको पता चला होगा कि एक्चुअली जब हम ये मेथड से गुडविल फाइंड आउट करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, तो आपने आपके जो प्रॉफिट था उसको कैपिटलाइज्ड किया एक सर्टेन रेट ऑफ परसेंटेज से, यहाँ पर हमने लिया था 10%, और उसका आपको कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मिला 7,26,667। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड की थी उससे आपका प्रॉफिट है वो कितना ज़्यादा आया, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कितना ज़्यादा आया, वो दोनों का डिफरेंस होता है गुडविल। फाइन। सो आई होप सो गाइस ये वाला पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो 5 स्टेप्स की प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, जो आप कंप्लीट करोगे विदाउट एनी मिस्टेक तो आपको इसमें 4 में से 4 पूरे मार्क्स से वो मिल सकते हैं। तो 38 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 4 है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें से हमें दिया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ ब्राइट लिमिटेड। ब्राइट लिमिटेड करके जो कंपनी है उसका हमें 31/3/16 एंड 17, यानी कि एक साथ हमें दो अलग अलग साल के प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन दी है, और उसके बेस पर हमें कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो बनाना है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर में सिर्फ 2 ही मेथड है, एक कंपेरेटिव और दूसरी है कॉमन साइज, जिसमें से ये क्वेश्चन में हमें कंपेरेटिव मेथड का यूज करना है। और हम एक समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है। इसको समराइज्ड क्यों बोला है पता है दोस्तों आपको? क्योंकि इसमें देखिए हमें सेल्स, अदर इनकम और एक्सपेंस, ये 3 ही इंफॉर्मेशन दी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें फाइंड करना होगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स का रेट हमें 30% दिया है। ये सारी चीज़ें जब हम ऐड कर देंगे तो ये पूरा एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो बन जाएगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मेट है वो ड्रॉ करना होगा। तो मैं फॉर्मेट है वो आपके लिए रेडी कर देता हूँ। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमने एक प्रॉपर टाइटल के साथ जो कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसका फॉर्मेट बना दिया है। एक बार दोस्तों आप टाइटल देख लीजिए, कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ ब्राइट लिमिटेड, राइट, एंड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/16 एंड 17। तो इस तरीके से आपको टाइटल देना है। एंड देन आंसर के लिए आपको 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम टोटल बनाने हैं, जिसमें से पहले 4 कॉलम है वो तो जैसे क्वेश्चन में दिए है वैसे ही आप लेंगे। आप देख सकते हो क्वेश्चन में फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर नॉट नंबर 17 एंड 16 दिया है, बट हम पहले 16 लेंगे बाद में 17 लिखेंगे। और फिर ये जो लास्ट में आप 2 कॉलम देख रहे हो 5th एंड 6th नंबर का कॉलम, ये हमारा मेन आंसर का कॉलम है। इसमें हम देखेंगे कि 16 की कंपैरिजन में 17 में जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर रुपीस में, और वही इंक्रीज और डिक्रीज बाद में हम लिखेंगे परसेंटेज में, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है सेल्स रेवेन्यू, हम लेंगे जो 16 में 14 लाख था, 17 में इंक्रीज होकर 16 लाख रुपीस हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 1 करके, क्योंकि ये टाइटल है हमारा सेल्स रेवेन्यू। 16 में 14 लाख रुपीस था जो बढ़ के हो गया है 16 लाख रुपीस, यानी कि इसमें सिंपली देखिए दोस्तों जो है वो इंक्रीज हुआ है
2 लाख रुपीज़ था। तो ये तो विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर भी हमें सिंपली अमाउंट है वो मिल जाएगी। बट ये जो 2 लाख रुपीज़ है वो परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ है, अगर वो आपको जानना हो तो कैलकुलेटर में पहले आप लेंगे 2 लाख, इंटू करेंगे 100 और डिवाइड बाय करना है आपको बेस ईयर, यानी कि मेक श्योर दैट के डिवीजन में आप ऑलवेज जो 16 ईयर है ना उसकी अमाउंट रखेंगे, जो है 14 लाख रुपीज़। तो दोस्तों इतना करने से मुझे कैलकुलेटर में परसेंटेज मिल रहा है 14.28.5 है। तो 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 8 को हम कन्वर्ट कर देंगे 9 में। ऊपर ऑलरेडी परसेंटेज की साइन है यहाँ पर, राइट। तो आपको दूसरी बार परसेंटेज यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आई होप सो दोस्तों आपको पता चल गया। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 16 का जो सेल्स था क्वेश्चन में आप देख सकते हो वो 14 लाख रुपीज़ था, जो 17 में बढ़ के 16 लाख हो गया है, यानी कि 2 लाख रुपीज़ का जो इंक्रीज हुआ था वो हमने यहाँ पर लिखा अमाउंट में। और यही 2 लाख रुपीज़ परसेंटेज में कितना होता है, तो आपको पहले कैलकुलेटर में करना है 2 लाख, परसेंटेज में चाहिए इसलिए आप इंटू करेंगे 100 और मेक श्योर दैट डिवीजन में आप ऑलवेज बेस ईयर की अमाउंट रखेंगे, जो है 14 लाख। तो आपको मिलेगा 14.2857, जिसको हमने राउंड ऑफ कर दिया 14.29। डन। चलिए इसके बाद हमें नंबर 2 में लेना है अदर इनकम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अदर इनकम। लेट्स सी क्वेश्चन में हमें कितनी दी है। ओके, विच इज 2,50,000 एंड इंक्रीज होके हो रही है 3 लाख। तो पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 2,50,000 एंड देन इंक्रीज होके हो रही है 3 लाख। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, 50,000 का इंक्रीज हुआ है और ये 50,000 का इंक्रीज अगर हम परसेंटेज में फाइंड आउट करें, जैसे मैंने बताया 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2,50,000, 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2,50,000। तो परसेंटेज में वो आ रहा है 20%। पॉइंट के बाद हम 2 जीरो रखेंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने दो इंफॉर्मेशन लिख दी। अब अगर आपने चैप्टर नंबर 2 में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट लर्न किया है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये दोनों टाइटल लिखने के बाद हमें फाइंड करना होता है टोटल इनकम। तो यहाँ पर एक करके मैं फाइंड करूँगा टोटल इनकम, जिसके लिए मुझे यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करनी होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है, नीचे भी एक लाइन में ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से। अब इसमें हम टोटल इनकम है वो फाइंड करते हैं। तो 14 लाख प्लस 2,50,000, तो ये होगा 16,50,000, ये होगा 19 लाख रुपीज़, राइट। अब मेक श्योर दैट दोस्तों कि देखिए ये वाला कॉलम फाइंड आउट करने के लिए वैसे आप ये दोनों का टोटल करो तो भी आंसर मिल सकता है, बट ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। ऑलवेज ये वाला कॉलम आप ये दोनों का डिफरेंस यानी कि 17 और 16 का डिफरेंस लेके ही फाइंड करें। सो 19 लाख माइनस 16,50,000, तो आपको डिफरेंस मिलेगा 2,50,000 का। और परसेंटेज में एज यूजुअल जैसे हम फाइंड करते हैं वैसे ही फाइंड करेंगे, इंटू 100 और डिवाइडेड बाई बेस ईयर यानी कि 2016 की अमाउंट है 16,50,000। तो हमें अमाउंट मिलेगी 15.15%। डन। तो देखिए दोस्तों हमने इस तरीके से जो टोटल इनकम है वो फाइंड आउट कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमें लिखने होते हैं एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर मैं थर्ड टाइटल है वो हम लिखने वाले हैं। सो नंबर 3 दे देंगे हम यहाँ पर एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस में वैसे दोस्तों बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बट ये क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही एक्सपेंसेस दिया है 720 एंड 960। तो चलिए यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 7,20,000 एंड 9,60,000। दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो ये आएगा 2,40,000 और परसेंटेज में फाइंड आउट करेंगे डिवाइडेड बाय 7,20,000, तो वो होगा 33.33%, राइट। तो इस तरीके से हमने एक्सपेंस को भी कन्वर्ट कर दिया। अब एक्सपेंसिस में और कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली हम ये जो हमें टोटल इनकम मिली थी उसमें से हमें ये वाले एक्सपेंसिस है वो माइनस कर देने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँगा। इसकी आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों, तो आप ये निकाल भी सकते हो, अदरवाइज आप रख भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर बी में हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए एक्सपेंसिस अगर ज़्यादा दिए होते तो मुझे एक्सपेंसिस का टोटल करना पड़ता,
बट एक्सपेंसेस में मुझे एक ही इन्फॉर्मेशन दी है ना। तो हम डायरेक्टली हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये कैसे मिलेगा? तो ये जो हमारी टोटल इनकम थी दोस्तों, उसमें से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले 16 के लिए देखिए, 16,50,000 माइनस 7,20,000, तो वो आएंगे 9,30,000। इसके बाद 19 लाख में से हम माइनस करेंगे 9,60,000, तो आएंगे 9,40,000। प्रॉफिट में अगर दोनों का डिफरेंस ले तो 10,000 का हमें इंक्रीज है वो देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करें तो 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई बेस ईयर का अमाउंट था 9,30,000, तो दोस्तों आएगा 1.075। तो हम इसको लेंगे 1.08। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स है यहाँ पर इजीली मिल गया। अब हमें इसमें से जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी इनकम टैक्स की, वो यहाँ पर हमें माइनस है वो करना होगा। और अगर क्वेश्चन में हमें देखें तो इनकम टैक्स का जो रेट था वो 30% का रेट था। एक बार क्वेश्चन में से हम देख लेते हैं। ये रहा, देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स का रेट है वो 30% है। तो नेक्स्ट अब हम इसमें से माइनस करेंगे इनकम टैक्स। नेक्स्ट हेडिंग नंबर 4, लेस करने वाले हैं इनकम टैक्स। अब यहाँ पर चाहो दोस्तों तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, इसका रेट 30% है। तो सबसे पहले 9,30,000 जो हमें अमाउंट मिली थी उसका 30% करेंगे तो वो आएगा 2,79,000। देन 9,40,000 का भी हम 30% करेंगे तो वो आएगा 2,82,000। फिर ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो दिस वुड बी 3,000। और 3,000 को अगर हम परसेंटेज में फाइंड आउट करें तो वो आएगा अगेन 1.08। 1.08। फाइन। चलिए, अब हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको हम दे देते हैं टाइटल सी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलिए, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 2016 का। तो 930 माइनस 279, तो वो होगा 6,51,000। देन हम फाइंड करेंगे 9,40,000 माइनस 2,82,000, तो वो आएगा 6,58,000। दोनों का डिफरेंस दोस्तों सिंपल ही आएगा 7,000। और यहाँ पर भी देखिए आप 10,000 माइनस 3,000 करेंगे तो 7,000 आ जाएगा। अब ये 7,000 जो है उसको हम फाइंड करेंगे परसेंटेज में, 6,51,000, तो परसेंटेज अगेन आपको मिलेंगे 1.08%। फाइन। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होता है उसमें सबसे लास्ट में आपको क्या चाहिए? तो सिंपली आपको सबसे लास्ट में फाइंड आउट करना होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो यहाँ पर हमें मिल गया। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर, कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ ब्राइट लिमिटेड। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं विच इज अ क्वेश्चन नंबर 40। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर जो 40 हमारे पास है वो चैप्टर नंबर 5 यानी कि रेशियो एनालिसिस में से है। और यहाँ पर हमें एक टेबल में इंफॉर्मेशन दी है और वो टेबल से हमें एक तो करंट रेशियो और दूसरा लिक्विड रेशियो, ये दो रेशियो है वो फाइंड आउट करने हैं। फाइन। और आप टेबल में देख सकते हो कि हमें स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, बिल्स, रिसीवेबल, पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये तो बराबर है। बट दोस्तों, जब भी आपको रेशियो एनालिसिस का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मेक श्योर दैट कि वो रेशियो की फॉर्मूला क्या है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्योंकि जब फॉर्मूला पता होगी तो ही आप वो रेशियो है वो इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना।
तो चलिए अब हम सबसे पहले ये रेशियो की फॉर्मूला है वो लिखते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है। आंसर नंबर 40। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ द फॉर्मूला फॉर करंट रेशियो। तो दोस्तों जो करंट रेशियो है उसकी फॉर्मूला होगी करंट रेशियो इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में हमें लेना होता है सारी करंट एसेट्स और डिनोमिनेटर में हमें लेना होगा ऑल टाइप्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज। अब हमें क्वेश्चन में से सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी करंट एसेट्स है और कौन सी करंट लायबिलिटीज है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो भी हमारे पास टेबल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बाजू में लिख देते हैं। जैसे कि ये स्टॉक हमें दिया है तो वो करंट एसेट्स में आएगा, डेटर्स भी करंट एसेट्स में आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स, फर्नीचर है वो नॉन करंट एसेट्स है, राइट। तो इसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे। बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटी है, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स है। बैड डेट रिजर्व है ना दोस्तों, वो करंट एसेट्स जो डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल होता है उसमें हमें माइनस करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसेट्स में से ये माइनस होगा। एक्सपेंस पेड इन एडवांस भी हम करंट एसेट्स में लेंगे, और जो क्रेडिटर्स है वो करंट लायबिलिटी, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो भी करंट लायबिलिटी में लेंगे। तो हमने यहाँ पर बाइफर्केशन कर दिया है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी करंट एसेट्स दी है वो सबका टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें टोटल करंट एसेट्स चाहिए, तो करंट एसेट्स हमें जितनी भी क्वेश्चन में दी है तो सभी का हम यहाँ पर टोटल लिखेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन में से हम लिखेंगे स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लेंगे हम स्टॉक, देन डेटर्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्लस बिल्स रिसीवेबल, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, और ये सब में से माइनस होता है बैड डेट रिजर्व, तो वो हम माइनस कर देंगे। जैसे दोस्तों ये जो बैड डेट रिजर्व है वो डेटर्स में से ही मेनली माइनस होता है, बट डेटर्स में से माइनस करें कि बैड डेट रिजर्व में से माइनस करें, मतलब डेटर्स में से माइनस करें कि टोटल एसेट्स में से माइनस करें, हमारे फाइनल जो करंट एसेट्स का टोटल चाहिए वो तो हमें मिल ही जाएगा। तो अब हम सारी एसेट्स की वैल्यू वन बाय वन लिख देते हैं। स्टॉक 3 लाख का है, सो स्टॉक में हम लिखेंगे 3 लाख, डेटर्स 2,50,000, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो वो हमें दिए हैं 1,20,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल क्वेश्चन में दिया है 75,000, एंड एक्सपेंस पेड इन एडवांस है 60,000। सो 75,000 प्लस 60,000, और बैड डेट रिजर्व जो है वो हमें माइनस करना है, जो है 20,000। तो ये 20,000 यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। अब हम सभी का सिंपली टोटल कर देते हैं। तो 3 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 75,000 प्लस 60,000 माइनस 20,000। तो दोस्तों हमारी जो सारी एसेट्स है उसका टोटल आ रहा है 7,85,000। तो सबसे पहले इस तरीके से हमें सारी जो एसेट्स है उसका कर देना है टोटल, यानी होगा क्या कि हमें टोटल करंट एसेट्स है वो मिल जाएगी। अब हमें नंबर 2 पर फाइंड आउट करना है ऑल करंट लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन में हमें जो भी लायबिलिटीज दी है वो सबका हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे करंट एसेट्स के लिए लिखा वैसे हम लिखने वाले हैं करंट लायबिलिटीज के लिए। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें दोस्तों तो करंट लायबिलिटी में सबसे पहले हमें दिया है बिल पेएबल 60,000, एंड
शॉर्ट टर्म लोन 40,000, तो दोनों को लिख देंगे हम। बिल्स पेएबल प्लस शॉर्ट टर्म लोन, बिल्स पेएबल 60,000 है, शॉर्ट टर्म लोन 40,000 है। देन नेक्स्ट हमें दिया है क्रेडिटर्स 2 लाख के एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 50,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स जो 2 लाख रुपीज के हैं एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 50,000 रुपीज। तो चलिए इसको भी हम प्लस कर देते हैं 50,000। अब ये जो करंट लायबिलिटी है सब काम कर देंगे टोटलिंग 60,000 प्लस 40,000 प्लस 2 लाख प्लस 50,000। तो दोस्तों करंट लायबिलिटी का टोटल आया है 3,50,000 रुपीज, राइट। चलिए अब करंट लायबिलिटी भी हमें फाइनली मिल गई है, तो अब हम दोनों की वैल्यू है वो फॉर्मूला में इनपुट कर देंगे। करंट एसेट्स 7,85,000 और करंट लायबिलिटी में लिखेंगे 3,50,000। तो कैलकुलेटर में 7,85,000 डिवाइडेड बाई 3,50,000, तो जो आंसर आ रहा है वो है 2.24। फिर उसके बाद 2,857 भी है, बस हम पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट लेंगे 2.24। और दोस्तों ये करंट रेशियो है, तो इसके आंसर में हमें लिखना होता है 1:1, राइट। तो फाइनल आंसर जो हमें करंट रेशियो का मिला है 2.24:1, यानी इसका मतलब ये होता है कि 1 रुपीज की करंट लायबिलिटी के सामने बिजनेस के पास 2.24 रुपीज की करंट एसेट्स है, राइट। और आइडियल करंट रेशियो क्या है दोस्तों, वो मुझे आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। चलिए अब इसी तरीके से हमें क्वेश्चन में और एक चीज फाइंड आउट करनी है जो है लिक्विड रेशियो। तो सबसे पहले हम लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला क्या है वो यहाँ पर लिख देंगे ताकि लिक्विड रेशियो फाइंड आउट करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में हमें लेना होता है लिक्विड एसेट्स, और दोस्तों डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं है, तो डिनोमिनेटर में हम लेंगे करंट लायबिलिटीज जो हमने पहले फाइंड आउट की थी वही। अब दोस्तों ये लिक्विड एसेट्स क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। लिक्विड एसेट्स की जो फॉर्मूला है उसमें हम सबसे पहले जो टोटल करंट एसेट्स हमने ली थी वही लेंगे, बट ये करंट एसेट्स में से दो चीज़ें माइनस हो जाती है। एक माइनस होता है स्टॉक और दूसरा माइनस होता है एक्सपेंस पेड इन एडवांस। एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ये दो हम माइनस कर देंगे। तो करंट एसेट्स जो हमारे पास है दोस्तों उसका टोटल था 7,85,000। उसमें से सबसे पहले स्टॉक, तो स्टॉक था हमारे पास 3 लाख का और एक्सपेंस पेड इन एडवांस था 60,000 का, ये दोनों माइनस कर देंगे आप। यस 60,000 एंड स्टॉक 3 लाख। तो चलिए 3 लाख का स्टॉक एंड एक्सपेंस पेड इन एडवांस 60,000 दोनों हम कर देंगे माइनस। सो 7,85,000 माइनस 3,60,000, तो मुझे लिक्विड एसेट्स मिली है 4,25,000 की, तो ये हम रख देंगे फॉर्मूला में। तो 4 लाख, चलिए लिक्विड एसेट्स की जगह लिखेंगे हम 4,25,000 और डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी तो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है 3,50,000, दोनों को करते हैं डिवाइड। तो हमें जो लिक्विड रेशियो है उसका आंसर मिलेगा 1.21, यस इज टू 1। तो इसका आंसर भी हमें जो है वो प्रोपोर्शन में लिखना होता है, यानी कि इज टू 1 में, राइट। तो ये हो गया दोस्तों हमारा लिक्विड रेशियो का आंसर। और जैसे मैंने आपको बताया आइडियल करंट रेशियो और आइडियल लिक्विड रेशियो कितना होता है वो मुझे आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा, राइट। ओके, सो चलिए इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 40 है वो कंप्लीट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के लिए।
तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमें दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ चिराग कंपनी। दोस्तों कंपनी का नाम है चिराग कंपनी। कंप्यूट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो जैसे मैंने पहले बताया था, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, राइट, विच इज चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम पार्ट 2। 4 मार्कर में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। दोस्तों टेबल में आप देख सकते हो कि कितनी हमें इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले प्रॉफिट दिया है, टैक्सेशन फ्रॉम प्रोविजन है, प्रपोज्ड डिविडेंड है, गुडविल रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन चार्ज, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट दिया है, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन दी है और इससे हमें बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो बना देता हूँ, फिर हम ये क्वेश्चन को पूरा का पूरा अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए हमने फाइनली जो फॉर्मेट है वो रेडी कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। ओनली 3 कॉलम शुड बी देयर। फर्स्ट कॉलम हम देंगे यहाँ पर पर्टिकुलर्स, देन 2 और कॉलम की हम जरूरत पड़ेगी जिसमें हम लिखने वाले हैं अमाउंट, और ये भी कॉलम रहेगा वो अमाउंट के लिए ही है। अब हम इसको टाइटल दे देते हैं, तो टाइटल रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो फॉर्मेट भी फाइनली रेडी हो गया है। अब चलिए क्वेश्चन में से वन बाय वन इंफॉर्मेशन हम लेते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर जो है 3,20,000। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जो आप लेंगे डायरेक्टली सेकंड कॉलम में 3,20,000। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका फॉर्मेट याद है तो प्रॉफिट लिखने के बाद हमें यहाँ पर एक टाइटल देना होगा, तो हम टाइटल देंगे, इसके अंदर कुछ जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो और प्रोविजन से ये सब इसमें ऐड हो जाता है। नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड प्रोविजंस हमें अगर क्वेश्चन में दी हो तो ये सब इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले हमें टैक्सेशन प्रोविजन, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये दोनों प्रोविजन है, ये दोनों लिख देंगे हम 30,000 एंड 60,000। तो सबसे पहले ऐड करेंगे टैक्सेशन प्रोविजन जो 30,000 थी, देन दूसरे नंबर पर हमें दिया था प्रपोज्ड डिविडेंड जो 60,000 है। ओके, इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट हमें दिया है गुडविल रिटर्न ऑफ। दोस्तों ये भी ऐड होगा 35,000 बिकॉज दिस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। गुडविल रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट डेप्रीशिएशन चार्ज है, वो भी हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉन कैश एक्सपेंस। दोनों की अमाउंट हम देख लेते हैं। तो गुडविल रिटर्न ऑफ 35 एंड 47,000, गुडविल रिटर्न ऑफ 35,000 है, डेप्रीशिएशन 47,000 हमें क्वेश्चन में देकर रखा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 43,000। दोस्तों ये एबनॉर्मल लॉस है, तो इस तरीके का एबनॉर्मल लॉस होता है वो भी हम प्लस करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, द अमाउंट इज 43,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें फिर से क्वेश्चन में दिया है, अच्छा, रेंट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड ये दोनों इनकम है दोस्तों, तो ये लेस हो जाएगा यहाँ पर। तो लेस करने से पहले हम यहाँ पर एक कर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका जो टोटल है वो हम सेकंड कॉलम में लेंगे, तो यहाँ पर भी लाइन एक्सटेंड कर देते हैं। टोटलिंग बाद में करते हैं, पहले हमें जो अमाउंट चाहिए वो सारी अमाउंट क्वेश्चन में दी है उसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं लेस, और लेस में हम टाइटल देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसमें हमें क्वेश्चन में दो, सॉरी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आएगा यहाँ पर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और जैसे हमने क्वेश्चन में देखा यहाँ पर हमें दो इनकम दी है, रेंट रिसीव्ड
क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से होने वाली इनकम है, और डिविडेंड रिसीव्ड ये फाइनेंस में, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से होने वाली इनकम है, इसलिए ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है। रेंट रिसीव्ड 45 एंड 65। सबसे पहले हम लिखेंगे रेंट रिसीव्ड जो है 45,000, और दूसरा है डिविडेंड रिसीव्ड जो है 65,000। ओके, बस ये दो ही इनकम हमें बिजनेस में दी। इसके बाद तो इंक्रीजिंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी है। दोस्तों ये करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी वर्किंग रिलेटेड, वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में रिकॉर्ड करेंगे। अभी फिलहाल के लिए तो हम अपने फॉर्मेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, सो हमने अपने फॉर्मेट को एक्सटेंड कर दिया है। अब हम जो लास्ट टू इंफॉर्मेशन है, इंक्रीजिंग करंट एसेट्स और डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, रिकॉर्ड करने से पहले हम यहाँ पर इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले जो ऐड वाली इंफॉर्मेशन है वो सबको हम प्लस कर देते हैं। 30,000 प्लस 60,000 प्लस 35,000 प्लस 47,000 एंड प्लस 43,000। इसका टोटल आ रहा है 2,15,000, और इसमें हम प्लस करेंगे जो प्रॉफिट दिया था 3,20,000, इसका टोटल आएगा 5,35,000 रुपीज़, और इसमें से हम 45,000 एंड 65,000, तो ये दोनों का टोटल होगा दोस्तों 1,10,000। ये माइनस करते करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 4,25,000। ये फाइनल आंसर नहीं है, इसको बोलेंगे कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो बिफोर, या तो आप इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, राइट। 4,25,000 रुपीज़ हमें मिला है। अब हमें वर्किंग कैपिटल का चेंज कंसिडर करने के लिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है वो लेना होगा। दोस्तों हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन दी है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं, जो करंट एसेट्स है उसका प्रॉफिट के साथ जो है वो रिवर्स रिलेशन होता है, यानी कि अपोजिट रिलेशन होता है। यानी कि अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट डिक्रीज होता है, और ये करंट एसेट्स डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है, वाइसा वर्सा रिलेशन है। और यहाँ पर हमें दिया है इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा, इसीलिए इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो माइनस करना होगा। और जो करंट लायबिलिटी होती है ना, उसका प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन होता है। यानी कि अगर इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, और ये डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट भी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हमें दिया है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा, इसीलिए हम इसको जो है वो माइनस करेंगे, इसको भी। तो इन शॉर्ट में दोनों चीजें हैं वो यहाँ पर माइनस होने वाली है। तो चलिए दोनों को माइनस कर देते हैं। एड में कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट हम करेंगे लेस। सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और देन बाद में हम लिखेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है अगर वो हम देखें तो करंट एसेट्स 1 लाख की है, और लायबिलिटी है वो 90,000 की है। चलिए दोनों को हम रिकॉर्ड कर देते हैं, करंट एसेट्स 1 लाख और ये 90,000, और ये दोनों का टोटल हम बाजू में ले लेंगे। सो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके,
सो अब हम लिखेंगे टोटल इसका जो है 1,90,000 रुपीज। 1,90,000 और ये हम 4,25,000 में से माइनस कर देंगे, तो हमें इसका फाइनल आंसर मिल रहा है 2,35,000 रुपीज। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर है, इसीलिए इसके सामने हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और यहाँ पर हम अपने फॉर्मेट को कर देंगे क्लोज। फाइन। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर हमें मिल गया 2,35,000। ये रहा इसका पूरा आंसर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट टेबल ले सकते हो। फाइन। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था, और जिसका सेक्शन डी सबसे इजी रहता है। तो मेरा ऐसा इंटेंशन था कि जो स्टूडेंट्स ब्रिलियंट है और जो स्टूडेंट्स पढ़ने में थोड़े से एवरेज है, वो दोनों की हेल्प हो जाए, इसलिए हमने पूरा सेक्शन डी है वो कंप्लीट किया। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। देन हमने जो था गुडविल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हमें गुडविल है वो फाइंड आउट करनी थी। देन दूसरा क्वेश्चन भी गुडविल था, जिसमें हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल है वो फाइंड आउट करनी थी। देन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया रेशियो एनालिसिस, क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें हमें करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दोनों फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करना था। दोस्तों एक क्वेश्चन हमने लिया था ये वाला क्वेश्चन नंबर 39 के, जिसमें हमने कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो फाइंड किया। सो आई होप सो गाइस आपको सारे क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।